ये वो बताने लगती है पूरा का पूरा मेंटेनेंस अमाउंट वो ले लेने के बाद। और यही एक छोटा सा नाम मेंशन करने के गलती करने के लिए 10 साल उन लोगों को लटकना पड़ा। हस्बैंड पार्टी को बोलना चाहूंगी थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, अपना माइंड चेंज कर लेती है और बताने लगती है, तो ये हस्बैंड पार्टी के साथ एब्सोल्युटली इंजस्टिस करना होगा। सबसे पहला कदम होता है 490 का केस एक दर्ज करा और 125 मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाल दिया जाए। यही मतलब ऐसा एक बड़ी पार्टी सिचुएशन बन गया है। हस्बैंड के साथ उनके पूरे फैमिली मेंबर्स को घसीट लिया जाए जो लोग उस घर में एक साथ कभी रहे भी नहीं थे। ये सारे मिसयूज के पैंतरे हाई कोर्ट्स को भी समझ में आने लगे हैं और बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आने लगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे जेन्युइन केसेस है जहां पर वाइफ के ऊपर बहुत परेशान किया जाता है और उनके पास ऐसे केसेस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और आज इस वीडियो में बात करूंगी ऐसा एक जजमेंट जो डिफेंस साइड के लॉयर्स को जानना चाहिए और ये जजमेंट हस्बैंड के फेवर में एक अमेजिंग जजमेंट साबित होने वाला है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल सी भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचा करके जागरूक बनाना ही उद्देश्य है। तो सबसे पहले डिफेंस साइड को बहुत ही सावधान होने के लिए कहूंगी, क्योंकि जो सिचुएशन इस केस में देखा गया है, अगर ऐसा ही कुछ आपके सिचुएशन में हो रहा है तो 10 साल 12 साल लटकना ये मतलब आम बात हो जाएगा और आपके लिए केस बिल्कुल सुलझ जाने के बाद भी परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो केस का नाम है छतरपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। ये केस पर 498 के साथ 406 आईपीसी पर केस रजिस्टर किया जाता है। दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। दहेज के लिए हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ फिजिकल टॉर्चर करे थे, ऐसा एलिगेशंस लगाया गया था। सीधा केस पहुंच गया था मीडिएशन सेंटर पर। मीडिएशन सेंटर में फॉर्चुनेटली सब कुछ आपस में बातचीत होकर के सुलझ जाता है मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट के तौर पर। दोनों पार्टी ही कोर्ट केस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए इनिशियल स्टेज में ही सेटलमेंट के लिए राजी हो गए थे। इसी के साथ जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो दिया जाएगा एंड एफआईआर क्वॉशिंग के लिए जो अमाउंट है ये दोनों मिला करके पूरा पे कर दिया जाएगा और एफआईआर क्वॉशिंग करवाने के लिए वाइफ कोऑपरेट करेंगे। वहां पर मीडिएशन हो जाता है। जो सारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मेंटेनेंस का अमाउंट है वो भी पे कर दिया गया था। केस वहीं पर रिजॉल्व हो गया था। अभी स्टोरी में आता है एक ट्विस्ट। पुलिस ऑफिसर कोर्ट में जा करके एक चार्जशीट फाइल करते हैं जिसके बारे में हस्बैंड और उनके अदर्स फैमिली मेंबर को कुछ भी पता नहीं था और पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को यह भी इन्फॉर्म किए थे दैट दोनों पार्टी आपस में सेटलमेंट पर गए थे और ऐसे में समन भेजा जाता है। समन जितने देर में हस्बैंड के पास पहुंचता, इसी बीच में हस्बैंड के नाम पर क्वॉशिंग हो चुका था। बाकी अदर्स फैमिली जब कोर्ट में पहुंचे थे एफआईआर को क्वॉश कराने के लिए, वाइफ कोर्ट में जा करके अपना बयान पूरी तरीके से बदल देती है, अपना माइंड चेंज कर लेती है और ये बोलने लगते हैं दैट सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था उनके और उनके हस्बैंड के बीच में, बाकी सब फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए बाकी के मेंबर्स के नाम पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसको क्वॉश नहीं करना चाहिए। और ये वो बताने लगती है पूरा का पूरा मेंटेनेंस अमाउंट एंड एफआईआर क्वॉशिंग का जो अमाउंट होता है वो ले लेने के बाद तो कोर्ट में जाकर के वो पूरा अपने बयान से मुकर जाती है। अभी केस पहुंच जाता है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास। दिल्ली हाई कोर्ट हर एक चीज को बिल्कुल समझ करके ऑब्जर्व करके बताते हैं तर ऐसा ही अगर चलता रहा तो केसेस सुलझ जाने के बाद भी 10-12 साल लटकने लग जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था इस सिचुएशन में एंड यहाँ पर सेटलमेंट हो गया था 2014 में और जजमेंट आ जाता है 2023 में। तो केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट केस को पढ़ते हैं और वाइफ के एडवोकेट कोर्ट में ये बताने लगते हैं दैट सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड किए थे, बाकी के फैमिली मेंबर्स सेटलमेंट अग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं किए थे। तो इसीलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, कोई और पार्टीज के बीच में नहीं हुआ था। हस्बैंड के तरफ से जो सारे रिलेटिव्स थे उनके नाम सेटलमेंट अग्रीमेंट पर नहीं लिखा गया है। कोर्ट पूरा सिचुएशन को समझे और जो सेटलमेंट अग्रीमेंट जो वाइफ एंड हस्बैंड और उनके अदर फैमिली मेंबर्स के बीच में हुआ था उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये ऑब्जर्व करते हैं दैट जो सेटलमेंट अग्रीमेंट ये दो पार्टी के बीच में हुआ था वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है रिस्पोंडेंट्स यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, कोई सिंगुलर फॉर्म पर नहीं। एंड इसी के साथ लिखा गया है हस्बैंड एंड ऑल अदर पार्टीज। ये भी एक आप लोगों के लिए एक गोल्डन टिप रहेगा। एक रिस्पोंडेंट्स लिखा गया है
यही डिसीजंस काम करता है हस्बैंड के फेवर में और केस को जीतने में भी सफलता हासिल किए। और डिसीजन में दिल्ली हाईकोर्ट कहते हैं दैट वाइफ क्वाशिंग में भी कोऑपरेट किए थे, वहां पर भी ऐसा कोई भी प्ली वो नहीं उठाए थे जो अभी आकर के वो उठा रहे हैं। सभी चीज को ध्यान से देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट डिसीजन में बोलते हैं अगर इस पिटीशन को अलाउ किया जाता है तो एक इनजस्टिस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन का एडवांटेज उठा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ये ऑब्जर्व किए माना कि सेटलमेंट एग्रीमेंट पर कोई भी नाम नहीं लिखा गया है, जो सारे अलग फैमिली मेंबर्स के बाद यहाँ पर किया जा रहा है वो हस्बैंड के सभी क्लोज रिलेटिव्स है, इसीलिए उनके फेवर में भी क्वाशिंग होना चाहिए। और यही कहते हुए हाईकोर्ट एफआईआर को क्वाश करते हैं एंड हस्बैंड के पक्ष में राय पास करते हैं। इसी के साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पास किए कुछ गाइडलाइंस, जब भी कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जाए ये सारे पॉइंटर्स जरूर ध्यान में रखें और इस तरीके से ही ड्राफ्ट किया जाए। सबसे पहला गाइडलाइन, हर एक पार्टीज का जो नाम है बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा सेटलमेंट एग्रीमेंट पर। दूसरा, हर एक डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा गाइडलाइन, हर एक प्रकार का एम्बिग्विटीज यानी कि रेस्पोंडेंट्स, पिटिशनर्स, ये जो रेस्पोंडेंट्स प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है दैट मीन्स एक से ज्यादा पर्सन है, तो एक से ज्यादा पर्सन उनका जो नाम है प्रॉपर डिटेल्स के साथ वहां पर लिखना पड़ेगा। टाइमलाइन फॉर कंप्लायंस। फिफ्थ गाइडलाइन, डिफॉल्ट क्लॉजेस वहां पर रखना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट कैसे किया जा रहा है, कैश या फिर कोई डिमांड ड्राफ्ट, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉलोड अप डॉक्यूमेंट्स, केसेस इन्वॉल्विंग 498A IPC, अगर कोई क्रॉस केसेस वगैरह किया गया है तो उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। ऐसा भी एक क्लॉज अटैच करना पड़ेगा दैट मैं सब कुछ पढ़ के समझने के बाद ही अपना वॉल्यूंटरी कंसेंट दे करके यहाँ पर सिग्नेचर कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके सिचुएशन पर ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप इसको जा करके पढ़िए, डिटेल में समझ करके अपने केसेस पर भी अप्लाई कीजिए। और ये सारे गाइडलाइंस बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने से पहले, ताकि आगे चल करके केस बिल्कुल सुलझ जाने के बाद भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ ना हो सके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जागरूक बनाइए एंड एक लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।